नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 31 अगस्त और 1 सितंबर की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है वो है सीएसपी रिपोर्ट ने हाई टू अडॉप्ट क्षेत्रों में डीकार्बनाइजेशन हेतु अधिक वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मैं आपको समझा देता हूँ। खबर ये है कि सेंटर फॉर जो सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है, इंडियाज़ क्लाइमेट फाइनेंस रिक्वायरमेंट। उन रिपोर्ट में उन्होंने हार्ड टू अडॉप्ट क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया है, मतलब बिजली, सड़क, इस्पात और सीमेंट। और इन पे उन्होंने कहा है कि इन सभी क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्हों पे थोड़ा सा उन्होंने कुछ बातें कही है, तो उस पर थोड़ा देख लेते हैं कि बढ़ता उत्सर्जन कहा है। सबसे पहला कि भारत की जो हिस्सेदारी है कार्बन उत्सर्जन में 1990 में 2.5% थी, जो कि 2023 में 8.2% हो गई है। लेकिन फिर भी भारत का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो वैश्विक औसत से बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा है कि आर्थिक विकास को भी इससे खतरा है, यानी अगर ज़्यादा जलवायु परिवर्तन होगा तो इससे प्रति व्यक्ति जीडीपी में 2030 तक 2.0% और 2047 तक 3 से 9% तक की कमी हो सकती है। और ये जो 3 से 9% तक की कमी जो है वो जलवायु परिवर्तन हेतु शमन प्रयासों पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट है अनुमानित जलवायु वित्त आवश्यकता, मतलब ये जो 4 प्रमुख क्षेत्र हैं उन पर डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए औसतन प्रति वर्ष जीडीपी का 1.3% का खर्च करना होगा। लेकिन भारत अभी इन सभी खर्च करने में असमर्थ है, क्योंकि भारत की और भी ज़्यादा ज़रूरतें हैं एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के कारण। तो उन्होंने सिफारिशें क्या क्या की है कि निजी क्षेत्रों से निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, जैसे निम्न कार्बन उत्सर्जन तकनीकों, इलेक्ट्रिक वाहनों, इन सभी में अगर निजी क्षेत्र का आएंगे तो इस कारण से होगा क्या, उत्सर्जन कम होगा। नेक्स्ट है अवसंरचना विकास में सरकार की भागीदारी, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क हो गया, इन सभी अवसंरचना पर। फिर ग्रिड प्रबंधन हो गया, बैटरी स्टोरेज जैसी क्षमता हो गई, उन सभी पर मतलब बोल रहे हैं कि अवसंरचना पे विकास पे सरकार की भूमिका होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, जैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज प्रौद्योगिकी है, वो हार्ड टू अडॉप्ट क्षेत्रों में अगर होगी तो इससे प्रकार से होगा क्या, वैश्विक सहयोग इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि इन सभी में ना टेक्निकल एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, टेक्निकल चीज़ें। तो अगर विकसित देश अगर हमारे साथ आएँ तो हमें इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 2 सिस्टम इंटरेक्शन या 2 प्रणालियों की परस्पर क्रिया नामक मौसमी घटना के कारण भारी वर्षा और भूस्खलन हुआ। तो इसमें यह बताया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कि मानसून ट्रफ और एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ। मानसून ट्रफ उस क्षेत्र को बोलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो ट्रफ है ना, ये ऐसे ऐसे मान लेता हूँ मैं, ट्रफ है यहाँ पर। ट्रफ होता है कि निम्न दाब वाला क्षेत्र, मतलब यहाँ पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा निम्न दाब हो गया। अब निम्न दाब होता है क्यों है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई, हीट आ गई। अगर हीट वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पर, तो अगर हीट के कारण होगा क्या, हवा ऊपर उड़ेगा, हवा ऊपर उड़ेगा। और अगर हवा ऊपर चला गया तो वो जगह पर हवा मतलब रहेगा ही नहीं, एक तरीके से वो रिक्त हो जाएगा। और रिक्त अगर हवा हो गया तो इधर से हवा उसको भरने के लिए आएंगे, हर जगह से आएंगे उसको भरने के लिए। फिर उसको हर जगह से जहाँ भरने के लिए आए तो एक प्रकार से होगा क्या, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। क्योंकि देखिए ये जो हवा आएगी, तो यहाँ पर हवा जो आएगी यहाँ पर मतलब बंगाल की खाड़ी से लेती आएगी जलवाष्प, यहाँ से अरब की सागर से जलवाष्प लेती आएगी, और फिर उसके नीचे से जो आएगी वो हिंद महासागर से जलवाष्प लेते आएगी, और यहाँ पर एकदम से आके बहुत ज़्यादा बारिश करेगी। क्योंकि यहाँ पर हिमालय भी है, अगर ध्यान रखिएगा तो। और फिर इधर से भी जो आएगी ना, ये होता है पश्चिमी विक्षोभ का रास्ता। तो पश्चिमी विक्षोभ भी अगर आएगी यहाँ पर, तो वो भी अपने साथ यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ये है क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर यहाँ पर है, तो वो भी इधर से भूमध्य सागर से भी नमी लाती है, तो वहाँ पे भी नमी लाकर यहाँ पर बारिश करवाएगी। तो एक प्रकार से होता है क्या, ये 2 जगह पर देखिए मानसून ट्रफ क्या बोल रहे हैं, ये 2 जगह से, एक पश्चिमी विक्षोभ तो है ही, और एक जो मतलब मानसून है वो तो है ही। तो मानसून का भी है और पश्चिमी विक्षोभ से भी है, तो ये होता है 2 सिस्टम इंटरेक्शन, तो मतलब इधर से भी और इधर से भी। तो इसमें बोलते हैं कि मौसम में बहुत तेज़ बदलाव आती है और अचानक भारी वर्षा और भूस्खलन जैसी आपदाएं होती है। और ये तब और ज़्यादा तीव्र हो जाएगी जब परिसंचरण अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी दोनों में जगह पर सोखकर हिमालय की ओर, मतलब तराई है ना, ये जगह तराई है, तो तराई क्षेत्र में जैसे अगर और ज़्यादा घटनाएं ये घटित होती है। तो देखिए मानसून ट्रफ का क्या प्रभाव होता है, मैंने वही जो आपको बताया याद रखिएगा। उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक फैला एक लंबा निम्न दाब क्षेत्र है, और ये मानसून की हवाओं तक एक
अर्ध अस्थायी विशेषताओं की तरह काम करता है। अर्ध अस्थायी क्यों बोला? क्योंकि ये गर्मी के कारण, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तभी होगा, अब जब ठंडी आ गई तब तो फिर ऐसा नहीं होगा, तो ये अर्ध अस्थायी हो गया। अब ये देखिए, ट्रफ दक्षिण की ओर जब खिसकेगा तो ये पूरे भारत में मानसून सक्रिय कर देगा। तो मैंने वही बोला, अभी ये ट्रफ अगर यहाँ पर है तो हर जगह हवा यहाँ आ रहा है, लेकिन यही अगर ट्रफ पूरा भारत में यानी दक्षिण में इधर खिसक रहा है, तो अगर इधर हो गया तो हवा इधर भी आएगी, तो इधर भी बारिश होगी, तो पूरा भारत में फिर मानसून फैल जाएगा। अब नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ और उनके प्रभाव। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो निम्न दाब प्रणालियाँ हैं जो कि आमतौर पर सर्दियों में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हुई उत्तरी भारत पर बाद में बादल के साथ वर्षा भी लेकर आती है। तो मैंने बोला पश्चिम से इधर पूर्व आ रही है, पश्चिम से पूर्व आ रही है। तो उन्होंने यही कहा कि ये भूमध्य सागर क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, और ये अभिसरण जब इनका अभिसरण होता है, मतलब पश्चिमी विक्षोभ और उनका, इन दोनों का, मानसून का, तो मौसम बहुत अस्थिर हो जाता है और उत्तर पश्चिम भारत में एक चक्रवाती परिसंचरण होता है। चक्रवाती परिसंचरण कैसे होगा? इधर से आया और ये इधर से आया, तो ऐसे 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 घूमेगा, है ना। तो एक प्रकार से चक्रवाती परिसंचरण होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल को विकसित भारत का मार्ग बताया। तो उन्होंने भारत के लिए वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहला है आर्थिक अनिवार्यता। अगर हम लोग आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनेंगे तो हमें बाहरी जो मतलब उठापटक है, जैसे भू राजनीतिक संघर्ष हो गया, ट्रेड वॉर हो गया, उनसे हम लोग बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। नेक्स्ट है जनांशिकीय लाभ, जैसे घरेलू विनिर्माण हो गया, एमएसएमई हो गया, कृषि क्षेत्र को अगर हम लोग मजबूत करेंगे तो इससे हमारे यहाँ पे रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, जैसे घरेलू तकनीकी क्षमता बढ़ाने से डेटा सुरक्षा हो गया, साइबर सुरक्षा, हमलों से बचाव भी हो सकता है। नेक्स्ट है सतत विकास, जैसे स्वदेशी क्षमताओं से संसाधन दक्षता, पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिल सकता है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में सहायता मिल सकती है। फिर राजनयिक इसमें क्या हो सकती है? जैसे आत्मनिर्भरता का अर्थ अलगाववाद नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए शक्ति संगठित करना है। तो एक प्रकार से होगा क्या, अगर हमारा जो मतलब अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो हमारी वैश्विक स्तर पर शक्ति भी मजबूत होगी, और इससे हमारा जो कद है वैश्विक शक्ति के रूप में एक प्रकार से उठेगा। तो एक राजनीतिक फायदा भी हमारा इस पे निहित है। तो इसके लिए हमारी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? तो सबसे पहला है कि नीतिगत और संरचनात्मक सुधार, जैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान है, विशिष्ट क्षेत्रकों के लिए पीएलआई योजनाएं हैं, श्रम कानूनों का सरलीकरण करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना हो गया। फिर अवसंरचना और औद्योगिक विकास के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है। फिर नेक्स्ट है डिजिटल आत्मनिर्भरता के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेमिकॉन इंडिया। सेमिकॉन मतलब जो मोबाइल में जो मतलब ये होता है ना, सेमीकंडक्टर हो गया, उन सभी के लिए जो फैब्रिक यूज होते हैं उन सभी के लिए सेमिकॉन इंडिया चलाया जाता है, और सेमिकॉन इंडिया से ही इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन चलाया जाएगा। तो अभी इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 4 प्लांट लग चुका है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने पिछले करंट अफेयर्स पे इसको डिस्कस किया है अच्छे से। फिर है वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, जैसे खादी फॉर फैशन, खादी फॉर नेशन हो गया। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तहत स्थानीय वस्तुओं की अनिवार्य खरीदारी। फिर नीति आयोग द्वारा वोकल फॉर लोकल पहल। फिर जीआई टैग वाले उत्पाद को मतलब प्रोत्साहित करना। फिर एक जिला एक उत्पाद योजना। तो इन सभी पर वोकल फॉर लोकल के तहत पहल की जा रही है। नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक आयोजित हुई। तो भारत और चीन के बीच कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक मतलब दो द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। जैसे अभी तक विवाद जो है, सीमा विवाद अभी तक अनसुलझा है। फिर हमारा जो चीन से है बहुत ज़्यादा व्यापार घाटा है। फिर हिंद मतलब चीन पाकिस्तान का गठजोड़ भी है। फिर हिंद महासागर जो क्षेत्र है वहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पल्स बनाया जा रहा है चीन के तहत, एक प्रकार से घेराबंदी की जा रही है भारत की। तो उसको लेकर भी मतलब एक प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं उन दोनों के रिश्तों को। अब देखिए इसके कुछ कुछ परिणाम क्या हैं अभी बैठक के। तो साझेदारी और स्थिरता, सीमा पर शांति और मतलब विवाद समाधान, दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों को मजबूती, इसके लिए सीधी उड़ान हो, मतलब फ़्लाइट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा को भी मतलब कर दिया गया, और पर्यटक वीज़ा को भी दोनों देश एक प्रकार से देने स्टार्ट कर देंगे। फिर आर्थिक और व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं। सरकार ने वृक्षारोपण आधारित ग्रीन क्रेडिट पर संशोधित मानदंड जारी किए हैं। तो देखिए ये जो मानदंड है ये ग्रीन क्रेडिट नियम 2023 के अंतर्गत जारी किए गए हैं, और इसमें ये कहा गया है संशोधित मानदंड में कि अब केवल प्रति हेक्टेयर वृक्षारोपण पर ही नहीं, बल्कि वृक्षों की वृद्धि और उसकी उत्तरजीविता पर भी मतलब फोकस किया जाएगा। तो थोड़ा देख लेते हैं संशोधित मानदंड पर नज़र। तो ग्रीन क्रेडिट का दावा क्या है इस पर।
ग्रीन क्रेडिट का दावा यह है कि बंजर वन भूमि पर 5 साल की वन पुनर्बहाली के बाद कम से कम 40% वितान घनत्व मतलब होता है कि अगर पेड़ लग गया है तो इसका घनत्व कितना है। मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र में ये सभी पेड़ हैं, यहाँ पर पेड़ हैं, तो इसका घनत्व बहुत कम हुआ ना। बाकी यहाँ पर देखिए ये सब तो खाली हुआ, तो इसका वही है कि एक जगह पर क्षेत्र पर 40% अगर वितान घनत्व है प्राप्त किया जाएगा तो उसको ग्रीन क्रेडिट के अंतर्गत माना जाएगा। तो ग्रीन क्रेडिट जो है वो गैर व्यापार योग्य और गैर हस्तांतरणीय है, लेकिन यह अपनी ही सहायक कंपनी के हस्तांतरित की जा सकती है। मान लीजिए कि टाटा मोटर्स अगर ग्रीन क्रेडिट यूज करता है तो अपने टाटा नमक को दे सकते हैं, वही एक एग्जाम्पल के लिए बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन क्रेडिट। तो ये ग्रीन क्रेडिट जो है वो पर्यावरणीय पुरस्कारों का एक रूप है। उन व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है जो कि ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण में हिस्सा लेते हैं। और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम है क्या? तो ये है एक स्वैच्छिक वृक्षारोपण गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का एक प्रकार से बाजार आधारित तंत्र है, जो कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शुरू किया गया है। और इसकी विशेषताओं में देखें तो भूमि बैंक निर्माण हो गया, भागीदारी को हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं, और इसको वृक्षारोपण के लिए भी हम लोग प्रोत्साहन कर रहे हैं जैसे ग्रीन क्रेडिट्स कार्ड जारी करके। तो यही इनका लक्ष्य था, जिससे हमारी जो एक प्रकार से हमारी जो उत्सर्जन ये है कार्बन उत्सर्जन उसको कम किया जा सके, क्योंकि वृक्ष अधिक लगाएंगे तो कार्बन उत्सर्जन को अवशोषित कर लेगी। तो उस मामले में नेक्स्ट है बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो अभी ड्राफ्ट नियम जारी किया है, इसको अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जारी करने वाला जो है वो केंद्रीय वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग है, और ये बीमा अधिनियम 1938 के तहत जारी किया जाएगा। तो FDI जो है उसकी ऊपरी सीमा जो 74% थी बीमा क्षेत्र में, अब उसको बढ़ाकर 100% किया जाएगा, लेकिन अभी इसको संसद से मंजूरी लेनी होगी तब होगा ये। इसके बाद बोल रहे हैं कि ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI इसकी निगरानी करेगा। नेक्स्ट खबर जो है वो है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो अभी भारत सरकार ने वस्त्र निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत जो उत्पादकों के लिए निर्यात दायित्व पूरा करने की जो अवधि थी अभी उनको बढ़ा दिया गया है। तो ये अब देखिए थोड़ा एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम है क्या, तो इसको निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम कहा जा सकता है। और ये जो थी कि मान लीजिए कि मैं कुछ बना रहा हूँ शर्ट, तो मुझे उसके लिए अगर कुछ सूत मंगाना हो चाइना से, तो सूत में जो टैक्स लगता था तो टैक्स बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लेकिन हमारे ऊपर ये शर्त थी कि जो आप बनाएंगे कपड़ा उसको एक्सपोर्ट करना होगा विद इन कुछ मंथ में। तो वही बोल रहे हैं कि जो उत्पादन के लिए दायित्व थी ना, वो एक समयबद्ध जो सीमा थी उसको अभी बढ़ा दिया गया है। तो वही बोल रहे हैं कि इनपुट जो है इसमें लिखा हुआ है कि इनपुट सामान्य अवशिष्ट की अनुमति सहित के शुल्क मुक्त आयात अनुमति देता है, और इसके लिए अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के अनुपालन की आवश्यकता नहीं होती। और बोल रहे हैं कि उत्पाद के लिए अनुमत इनपुट की मात्रा जो होती है उस निर्यात उत्पाद के लिए परिभाषित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित होती है। बोल रहे हैं कि जैसे सूत के लिए अलग मानदंड होगा, अगर मैं स्टील के लिए रॉ मटेरियल मंगाऊँ स्क्रैप, उनके लिए अलग मानदंड होगा। तो वही बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टी फ्री लेन फ्लो। तो अभी देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने गुजरात में भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लागू करने के लिए एक समझौता किया है गुजरात सरकार के साथ। तो ये जो एक प्रकार का मल्टी लेन फ्री फ्लो है, एक प्रकार का टोल सिस्टम है जिनमें वाहनों को रोके बिना टोल वसूला जाता है, और फास्टैग और वाहन पंजीकरण संख्या को हाई परफॉर्मेंस RFID रीडर्स और कैमरों के जरिए पढ़ा जाता है इसको। और ये केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। इसकी महत्व ये होगी कि ये बाधा रहित एक प्रकार से टोल वसूलेगा, टोल पर भीड़भाड़ में कमी आएगी, जिससे ईंधन दक्षता में वृद्धि होगी और उत्सर्जन में भी कमी आएगी। फिर इससे पारदर्शिता भी बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट है APK स्कैम। तो एक प्रकार से अभी बोल रहे हैं कि अपराधी जो हैं वो सोशल इंजीनियरिंग का उपयोग करके लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन पर मेलिशियस एंड्रॉयड पैकेज किट फाइलों का इंस्टॉल कराकर बहकाते हैं, इंस्टॉल कराने को लेकर। और जब वो इंस्टॉल हो जाता है एप्लीकेशन, तो उसका एक प्रकार से वो अपनी कंट्रोल में ले लेते हैं वो पूरा फ़ोन को, और खुद से ट्रांजिशन करने लगते हैं। नेक्स्ट है ब्लू ड्रैगन। तो ब्लू ड्रैगन जो है स्पेन के समुद्र तट पर बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। ये ब्लू ड्रैगन जो है वो आकार में बहुत छोटे 4 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं। ये समुद्र पे तैरते हुए समुद्री स्लग हैं, और ये महासागरों की सतह पर पाए जाते हैं। ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म उष्ण कटिबंधीय जल में पाए जाते हैं ब्लू ड्रैगन। और ये डंक मनुष्यों के लिए बेहद दर्दनाक हो सकती है, लेकिन ये जान नहीं लेते हैं।
नेक्स्ट है डिजी लॉकर, डिजिटल लॉकर। तो देखिए नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने डिजी लॉकर और ई डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर लगभग 2000 ई सरकारी सेवाओं के अखिल भारतीय एकीकरण को सफलतापूर्वक पूरा किया है। मतलब आप अब डिजी लॉकर से 2000 से ज़्यादा सेवाओं को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन है क्या, तो ये धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी है जो कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग के रूप में स्थापित किया गया था। अब डिजी लॉकर जो है एक प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेज प्रदान करता है और ये इसका जो डॉक्यूमेंट है ना वो आईटी डिजिटल लॉकर सुविधा प्रदान करने वाले मध्यवर्तियों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारक नियम 2016 के अनुसार एक मूल डॉक्यूमेंट के समान कानूनी दर्जा प्राप्त होगा। तो एक प्रकार से कानून भी है इसको लेकर। अब नेक्स्ट चलते हैं मर्केटर मैप। तो देखिए अफ्रीकी संघ जो है उन्होंने मर्केटर दी मैप का अभियान समर्थन किया, करेक्ट दी मैप का अभियान। और करेक्ट दी मैप का अभियान के अंतर्गत ये होगा कि मर्केटर प्रोजेक्शन पर जो मानचित्र बने थे उनके स्थान पर इक्वल अर्थ मैप जैसे विकल्पों का स्थान मतलब अपनाया जाए। तो देखिए मर्केटर प्रोजेक्शन आधारित मानचित्र होता क्या है, तो इनका यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका है और ये है ग्रीनलैंड। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ना ये दोनों बराबर है, आपको लग रहा होगा कि अफ्रीका जितना बड़ा है और ग्रीनलैंड भी उतना बड़ा है, लेकिन दरअसल ये जो अफ्रीका है ये ग्रीनलैंड से 4 गुना बड़ा है, 4 गुना या फिर 14 गुना, मैं यहाँ पर देखा था हाँ 14 गुना। देखिए वास्तव में जो ग्रीनलैंड जितना बड़ा है वो अफ्रीका उससे 14 गुना बड़ा है। तो ये होता इसलिए है क्योंकि इसमें एक प्रकार से समतलीकरण कर दिया गया पूरा मैप का। पूरा मैप तो ऐसी होगी गोल जैसी, अब गोल को इस चौड़ा कर दिए हैं तो इधर वाला जो क्षेत्र हुआ इनको बहुत ज़्यादा बढ़ा के दिखा दिए इधर और नीचे का, और इस वाले क्षेत्र को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिए हैं। तो इसी बोल रहे हैं कि अफ्रीकी संघ ने करेक्ट दी मैप अभियान जारी किया। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि जो मर्केटर प्रोजेक्शन आधारित मानचित्र था ना वो जेरोडर्स मर्केटर द्वारा 1969 ईस्वी में डिजाइन किया गया था और ये समतल मानचित्र पर सीधी रेखाओं के रूप में रंब लाइंस को प्रदर्शित करके नेविगेशन संबंधी समस्याओं को हल किया गया था इसके तहत, और देश के आकार और विस्तार को इससे बिगड़ जाती है। तो वही मैंने जो आपको बताया। अब देखिए नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार। तो भारत की एक संगठन है, गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स, उनको 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में थोड़ा देख लें तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, भारत के स्वतंत्रता होने के 10 साल बाद, याद रख लीजिएगा। अब देखिए मतलब इसका पहला जो पुरस्कार भारत में जो दिया गया था भारत को नहीं दिया गया था एक्चुअली, पहला जो पुरस्कार ही दिया गया था 1958 में दिया गया था। इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान या फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है और ये उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने निर्जातीय पंथ, लिंग या राष्ट्रीयता की सीमा से परे जाकर किसी सार्वजनिक मान्यता की उपेक्षा किए बिना उदारतापूर्ण दूसरों की मदद की हो। तो वही भारत की जो एजुकेट गर्ल्स संगठन है उनको पहला ऐसा पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट खबर की ओर चलते हैं, युद्ध कौशल अभ्यास। तो याद रखिएगा युद्ध कौशल अभ्यास किसने किया, थल सेना ने। और ये जो इनका मुख्य आकर्षण क्या रहा कि अभी नवगठित जो अश्री प्लाटून है उनकी ऑपरेशन यहाँ पर तैनाती की गई थी युद्ध कौशल पर, ये थल सेना का अभ्यास है। नेक्स्ट है लास्ट जो खबर है वह पपुआ न्यू गिनी, इसकी राजधानी है पोर्ट मरेस्बी। तो देखिए पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ही उत्तर में पड़ता है और यहीं पर इंडोनेशिया के साथ इसका सीमा लगता है, यहाँ देख सकते हैं इंडोनेशिया के साथ सीमा लगता है। पपुआ न्यू गिनी का पोर्ट मरेस्बी यहाँ पर इसके कैपिटल है। और यहाँ पर देखिए सोलोमन आइलैंड भी है, वनातू भी है। वनातू का तो मैंने किया भी था, इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया था जलवायु परिवर्तन को मुद्दे को लेकर, तो इस पर हम लोग डिस्कस भी की थी। तो देखिए पपुआ न्यू गिनी ने दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है और न्यू गिनी के पूर्वी भाग का आधा हिस्सा ये जो द्वीप समूह है ना इसको कहते हैं न्यू गिनी। तो न्यू गिनी द्वीप का ये आधा हिस्सा कौन यूज करता है, पपुआ न्यू गिनी, और आधा हिस्सा है इंडोनेशिया का। तो वही बात है, तो यही बोल रहे हैं कि ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहला सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो पहला सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड और दूसरा है न्यू गिनी। ठीक है, इससे आपको फैक्ट याद हो गया। अब चलिए आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।